मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज मैं आपको नवीं कक्षा का एक पाठ है, एक कहानी है, दुख का अधिकार, जिनके लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी सही में एक महान ऐसे लेखक के तौर पर भी उनका वर्णन किया जाता है। 1903 में लाहौर में फिरोजपुर छावनी में छावनी लाहौर उस समय का भारत का लाहौर, आज पाकिस्तान का लाहौर है। और 1976 में उनका देहांत हो गया। उनके कुछ उपन्यास और कहानियाँ हैं। अगर उपन्यास के बारे में देखेंगे, देशद्रोही है, पार्टी कामरेड है, दादा कामरेड है, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ये सभी 5-6 उपन्यास उसके दिए गए। उसके साथ उसकी कहानी संग्रह भी है उनके। ये कुछ कहानी संग्रह है, ज्ञानदान है, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी उनकी कहानियाँ हैं। साथ साथ ये सिंहावलोकन उनकी आत्मकथा है। विशेष तौर पर यशपाल एक स्वतंत्र सेनानी के तौर पर भी या भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। विशेष तौर पर भगत सिंह का और उनका काफ़ी मात्रा में गहरा संबंध भी रहा है, ऐसी जानकारी उनके साहित्य से मिल जाती है। साथ साथ अगर उन्होंने उस समय अगर यशपाल के बारे में हम कहेंगे तो समाज का एक वास्तविक दर्शन या वास्तविक चित्रण उनके उपन्यासों से और उनकी कहानियों से भी मिलता है। ऐसा उदाहरण देशद्रोही है, दादा का पार्टी कामरेड है, ये कम्युनिज्म का तात्पर्य दिया है कि समाज में एक सामाजिक समता की व्यवस्था निर्माण हो। कुछ उस समय भी हमारे देश में जब हम आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम थे, उस समय भी समाज में दो वर्ग थे, एक अमीर वर्ग था और एक गरीब वर्ग था। आज़ादी मिलने के बाद भी समाज में भी दो वर्ग निर्माण हो गए। एक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न वर्ग है और दूसरा है जो आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण से संपन्न और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न, दोनों दृष्टिकोण से संपन्न ऐसे दो वर्ग थे। एक दूसरा वर्ग था गरीब वर्ग था। तो जो अमीरों के पास तो सामाजिक और आर्थिक दोनों का एक अधिकार था और गरीबों के पास ना धन का और ना सामाजिक समता का और ना दुख का अधिकार था। और इस कहानी में एक ऐसी कहानी दी है, दुख का अधिकार। इसमें दो महिला का वर्णन जरूर किया गया है। दो महिला है और दो महिला का चित्रण इसलिए किया गया है, अगर पाठ का सार अगर देखेंगे इसमें अगर हम एक सीढ़ी दिए गए स्लाइड दिए, उस स्लाइड में पूरा उसका पाठ का सार भी दिया गया हमने। और इस पाठ के सार के आधार पर ये वर्णन किया गया है कि समाज के दोनों अधेड़ उम्र की महिला है। दोनों महिलाओं के पुत्र का देहांत हो गया, लेकिन जो अमीर महिला है वह तो डेढ़ महीना तक अपने बिस्तर पर पड़ी रही है और दो डॉक्टर उनके देख रेख आए और पूरे गांव में ताकि वो महिला अमीर थी और समाज में प्रतिष्ठित ऐसी महिला थी। उसका वो जवान लड़का मर जाता है तो किस तरह से वो महिला अपने बार बार 10-15 मिनट होश में आना है, फिर बेहोश हो जाना है, 24 घंटे दो डॉक्टर उनकी सेवा के लिए लगाए गए हैं। ये सभी जानकारी किस तरह से एक उनके साथ जो संपन्न वर्ग है, अमीर वर्ग है, उसके साथ किस तरह से दुख का जो अधिकार, ऐसा लगता है कि दुख का अधिकार उनके पास हो गया। और दूसरी महिला है, एक गरीब महिला है, शहर से दूर 1.5 बीघा ज़मीन पर उनका जवान लड़का है। वो जवान लड़का थोड़ी सी खेती करती है, वो भी उसकी खरबूजे की खेती करती है। और आपको मालूम है खरबूजे की खेती अक्सर धूप कालों में की जाती है। जब कड़ी धूप हो जाती है, खरबूजा कहेंगे, तरबूजा कहेंगे, ये दोनों ऐसे फल है, गर्मी के दिनों में काफ़ी मात्रा में स्वाद देता है, मीठेपन देता है और उसमें हर बार पानी देना पड़ता है। और पानी के कारण ज़मीन में नमी भी रहती है ताकि पानी से पौधे भी, उनके जो लता होती है, पौधे होते हैं, वह भी हरे भरे रहते हैं और ठंडक रहती है। और ठंडक के कारण वहाँ भी सांप आ जाते हैं ठंडी के लिए, अपनी गर्मी से बचने के लिए। हम और एक दिन तुमका एक रोज़ का था, 1.5 बीघा ज़मीन शहर के पास थी और वहाँ कचरी करते खेती करते थे। कौन सी खेती? बाड़ी की खेती, बागायती खेती करते थे। और बागायती खेती करने के कारण सुबह सुबह अगर हम खरबूजे तोड़ लेते हैं, बाजार में बेच देते हैं तो अच्छा भाव भी मिलता है। कभी लड़का अगर खेतों में काम करने के लिए आता, माँ उनकी दुकान पर बैठ जाए, रास्ते पर दुकान भी कौन सा, रास्ते पर थोड़ा सा एक टोकरे में खरबूज भरना है और एक चादर है, एक पतला से कपड़ा है, चादर है, वह रास्ते पर बिछा देना है और खरबूजे भेजना है। उस चित्र में वही जानकारी दी गई है, एक महिला किस तरह से रास्ते पर बैठकर खरबूजे बेचती है। बेचने के लिए वो मजबूर क्यों हो गई है, क्या कारण हो गया उसका? अब उसका जवान लड़का था, सुबह सुबह तड़के सूरज निकलने के पहले ही वह खेतों में चला गया। और खेतों में जाने के पश्चात उन्होंने खरबूजे तोड़ते तोड़ते उनका पैर जो है था, ताकि पूरे ज़मीन इसी लताओं से, खरबूजे की लताओं से ढकी हुई थी और जिनके कारण जमीन में क्या है उसको पता भी नहीं चला। अंधेरा भी था, धुंधला सा अंधेरा भी था और अंधेरे के कारण एक पैर सांप के ऊपर उसका पैर गिरा और जो सांप ने उसको काट लिया था। काटने के कारण जैसे वो चिल्लाने, उसको घर लाया गया है। जिसको जो मंत्र ये होता है, वैद्य, गाँव का वैद्य कहेंगे या मांत्रिक कहेंगे, मांत्रिक को भी बुला लाया था। झाड़ फूक हुआ लेकिन वो भगवाना है, उस अधेड़ उम्र का जो लड़का था भगवाना, वो भगवाना बच नहीं पाया। और अभी अंत में क्या किया जाए, घर में तो कुछ नहीं, वो मांत्रिक को जो घर में कुछ तो बचा था, वो भी मांत्रिक की पूजा पाठ के लिए, ताकि पूजा पाठ किए बार मंत्र का उच्चारण होता था।
जो पुजारी है, पुजारी कहेंगे, मांत्रिक कहेंगे, मांत्रिक को दान दक्षिणा देनी पड़ी, फिर पूजा आरंभ की कि पूजा आरंभ करने के बाद भी भगवाना नहीं बच पाया। अभी अंत में क्या किया जाए? अब तो घर में था तो मांत्रिक लेके चला गया है, अब तो भगवाना भी नहीं रहा है। लेकिन आदमी ऐसे एक व्यंग्य किया गया, लेखक इस पाठ के आधार पर एक व्यंग्य करना चाहता है। अगर नंगा इंसान नंगा रहा, जिंदा रहा तो नंगा रहा तो भी जिंदा रह, कहने का तात्पर्य है इंसान जिंदा है तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मरे हुए तो कफन की जरूरत होती है। एक समाज का व्यंग्य है। अगर मान लो नंगा रहने का तात्पर्य फटे पुराने, अगर जिंदे आदमी फटे पुराने कपड़े पहनता है तो चल जाएगा, लेकिन इंसान मरता है तो उसको क्या है, नया कपड़ा भी होना चाहिए। अभी नया कपड़ा कहाँ से लाए? बजाज के गांव में छोटी छोटी दुकान रहती थी, बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाया गया है। और अभी मान लो ये भी लेखक इसके ऊपर भी व्यंग्य करना चाहते हैं। अभी मान लो उस कफन, जो मुर्दे के साथ, मरे हुए व्यक्ति के साथ कफन भी जल जाता है, लेकिन सामाजिक रूढ़ी परंपरा, सामाजिक रूढ़ी परंपरा के ऊपर भी लेखक ने रोशनी डालने की जरूर कोशिश की कि हमारे सामाजिक व्यवस्था कैसे, भले अगर जिंदा आदमी नंगा रहे लेकिन मरे हुए आदमी को क्या देना है, कफन देना है। और हाथ में जो छन्नी थी, कंगना था, उसको बेचकर कफन की भी व्यवस्था की गई थी। अब क्या किया जाए? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, जो कुछ था वो मांत्रिक लेके गया, और जो हाथ में जो थोड़ी सी जेवरात थे, छन्नी थी, कंगना था, वह भी क्या होगा, बेचकर कफन लाया गया, पूजा पाठ होगी, और थोड़ा जो मृत्यु भोज है वह देकर भी क्या करना पड़ा, लोगों को शांत करना पड़ा, और अपनी रस्म है वह निभानी पड़ी। अब क्या किया जाए? उस अधेड़ उम्र के महिला के सामने काफ़ी तक ऐसे प्रश्न उपस्थित हो गए थे। अब आप देखो, जवान लड़का तो चला गया है, अब घर में उसकी बहू है, बहू को भी तेज बुखार है, छोटे छोटे पोता है, पोती है, पोता पोती होने के बाद भी घर की जो व्यवस्था क्या किया जाए? अभी कैसे, हाँ पोता है, पोती है, उसको तो खरबूजे काट कर खिला दिए, बच्चों ने खा ली है, लेकिन क्या किया जाए? अब उस जो बीमार बहू को किस तरह से इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। अभी जवान लड़का अगर होता तो शायद कोई उधार भी दे सकता था। अभी जवान लड़का चला गया, खेती करने वाला, बागायती काम करने वाला लड़का चला गया, तो इस बुढ़िया को, इस अधेड़ उम्र की महिलाओं को कौन देने वाला है पैसा? उधार में भी पैसा नहीं मिल सकता था। अब क्या किया जाए? जिस दिन उन्हें खरबूजे तोड़े थे वही टोकरी लेकर वह क्या करती है, बाजार में जाकर बैठ जाती है। अभी इलाज ही नहीं था ना। अभी देखो, किसी का मौत हो जाती तो वह जो अमीर महिला थी, अमीर महिला तो 2.5 महीने तक अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रही, और 2 डॉक्टर उसकी इलाज करने लगे। वह संपन्न परिवार की थी, उसका तो अलग न्याय था, उसका दुख पर अधिकार था, लेकिन जो गरीब महिला है, उस गरीब महिला के ऊपर दुख मनाने का अधिकार भी इस सामान्य गरीब महिला को, अधेड़ महिला को नहीं दिया गया, नहीं मिला उसको। तो इन्हीं वजह से किस तरह से वो बाजार में आ जाती है अपने खरबूजे बेचने। उस समय लोगों का तीखा व्यंग्य देखो ना, किस तरह से जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग भी पूछते हैं। देखो, एक दिन भी नहीं हुआ, जवान लड़का मर गया है, देखो 13 दिन तक लोग सुतुक रखते हैं। तेरहवीं, हमारे मराठी में भी 13वीं करता है, 13वां कहेंगे, 14वां कहेंगे, या फिर सुतुक है, कोई 3 दिन लगा सुतुक रखते हैं, कोई 10 दिन लगा रखते हैं, कोई 13 दिन सुतुक रखते हैं। लेकिन पारंपरिक तौर पर अगर कहा गया, हमारे सामाजिक व्यवस्था के रूप में अगर कहा गया, देखा गया, तो 13 दिन का 13 बार रखा जाता है। और ये महिला तो दूसरे दिन ही अपने टोकरी में खरबूजे भरकर बाजार बेचने के लिए, कितनी बेशरम महिला है। किस तरह से लोगों के ताने सुन रही थी वो, और चुपचाप क्या कर रही थी, रो रही थी। जो चादर अपने सिर पर, अपना घूंघट अपने सिर पर ओढ़ लिया, और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन घर की सामाजिक परिस्थिति, घर की आर्थिक परिस्थिति, इन दोनों आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण उसे मजबूरी में बाजार में आना पड़ा। और उसी तरह से लेखक भी ये चाहते, लेखक ये उसके उदाहरण दो उदाहरण देना चाहते हैं कहानी के आधार पर। देखो, आदमी का पोशाक, अभी मान लो अगर दुकान में, अगर ठेला लगाकर दुकान में अगर वो फल बेचने बैठती तो लोग, लेकिन ज़मीन पर कौन झुक कर फल खरीदना, वह हमारी इज्जत का भाजीपाला, मुझे कचरा हो जाता है। ऐसे लोगों की धारणा रही है। अगर हम अपने पहराव को मान लेते हैं, क्योंकि अगर मैं अच्छे कपड़े, इंसान किस तरह से पहचाना जाता है? जिसके अच्छे कपड़े हैं, अच्छे कपड़े से लोगों की पहचान हो जाती है। उसमें भी कहा गया, अगर ये फटे पुराने कपड़े पहनकर महिला आ गई और खरबूजे बेच रही है, और बेचते बेचते अपना सिर को ढोकर, किसी ढक कर किसी से रो भी रही है, ये भी एक उसकी गरीबी का चित्रण यहाँ लेखक प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर हमारे अच्छे कपड़े, हम झुकेंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम झुकना नहीं चाहते। अगर झुकना क्या हुआ? अभी उस दूसरा उदाहरण दिया गया है। अभी पतंग भी अगर पतंग उड़ाने वाले बच्चे होते हैं, वो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग अगर टूट जाती हवा में उड़ते उड़ते, तो भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ जाती है। सीधी धागा टूटते ही बस सीधी जमीन पर नहीं आती, झकोले खाते खाते जमीन पर आ जाते। वैसा ही गुण हमारे अंदर क्यों नहीं हो? हम झुकना क्यों नहीं चाहते? लेखक कहते कि अगर मैं झुकूंगा तो मेरी इज्जत है, मेरा मान सम्मान है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। इन्हीं वजह से हम अपने पहराव को आजकल हमारे समाज में जिनका पहराव अच्छा है, जिनके कपड़े अच्छे हैं, उनको मान सम्मान मिलता है, और जिनके फटे पुराने कपड़े हैं उनकी तरफ लोग तुच्छता से
देखते हैं। ये हमारा समाज का एक आज का चित्र हम लेखक ने उस समय इस पाठ में एक वर्णित करने की कोशिश जरूर की है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों महिला में क्या अंतर दिया गया है। एक तो महिला ये है कि एक महिला संपन्न परिवार की है, उस संपन्न परिवार की महिला के साथ साथ किस तरह से समाज का व्यवहार है, समाज की स्थिति है, और आज का जो हमारा ये है, आज जो गरीबी और अमीरी, इन दोनों के अंदर जो खाई बनी हुई, दोनों में समानता लाने की कोशिश लेखक यहाँ देना चाहता है। और इन्हों से उनके उपन्यास अगर मान लो देशद्रोही है, दादा कामरेड है, हाँ, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये कामरेड का तात्पर्य दिया गया समतावादी विचारधारा के लोग, समता समाज में समता प्रस्तावित हो, सभी लोग समानता से इस संसार में जिए, यही बात इसमें अंकित करने की जरूर कोशिश की गई है। अभी आगे का जो कल है, अभी ये पाठ प्यारे छात्रों, इस पाठ के बारे में दोनों महिला के बारे में आपके सबके पास किताब है कि दोनों महिला के अंदर क्या क्या विशेष बातें की गई है, उनको आप जरूर पढ़ें। और कल दोबारा हम इसी पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, जो प्रश्न आपको अंत में हल करना है। धन्यवाद।